हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पर पॉइंट एंड लाइन ना, वही हुआ ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ए गोस्वामी बातचीत मत कर बेटा, वैसे एनर्जी नहीं है मेरे पास। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, लेंथ ऑफ डिस्टेंस इन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन, वो भी पढ़ लिया था। डिस्टेंस ऑफ x1 कमा, पूछ रहा हूं मैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। डिस्टेंस ऑफ x1 कमा y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन द डायरेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू tan थीटा x। द फॉर्मूला विल बी ax1 प्लस by1 प्लस cy a cos थीटा b sin थीटा। Correct. And for the perpendicular distance, the denominator will be root of a square plus b square. ओके, और एंगल की सारी चीजें भी पढ़ ली थी, एंगल बिटवीन द लाइंस वाला डेटा। ओके, देन इंटीरियर एंगल ऑफ टेंजेंट भी पढ़ लिया था, सॉरी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो m1 m2 m3 का अरेंजमेंट देखते हैं, वो भी पढ़ लिया था। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया था, c1 माइनस c2 d1 माइनस d2 बाय m1 माइनस m2 का मॉड। ओके, फिर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ दैट डिस्टेंस इज पी स्क्वायर, वो सब भी पढ़ लिया था। ओके, पोजीशन ऑफ पॉइंट बाकी है। हाँ, ओके, रिफ्लेक्शन और इमेज पढ़ा नहीं। ओके, रोटेशन ऑफ, नहीं रोटेशन तो छोड़ो। शिफ्टिंग पढ़ा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं। अब ओके, तो ये जितने नाम अभी नाम लिए ये सब मेंस के सिलेबस में बाकी है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी डाउट है, कोई बोलता है कोई बोलता है नहीं है, बट वो इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हैं, इसलिए वो है सिलेबस में, ऐसा मान के चलो। क्योंकि वो इमेज है तो ठीक है, वो लाइन का इक्वेशन लिख के निकालना एक प्रोसेस है। अच्छा, मैं ये बंद कर रहा हूँ, हाँ, अदरवाइज मेरे को बहुत ठंड लग रही है। मैंने कौन सी वाली बंद करी? अब उसको चालू करता हूँ, ये वाली बंद कर रहा हूँ। तुम लोग को गर्मी हो रही है? हाँ जाओ। हाँ, उसके बाद की जो चीजें हैं वो मेंस में नहीं है, पर एडवांस में है तो पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो अभी अगला हेडिंग डालो। ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी नहीं पढ़ा ना अभी तक। ओके, लिखो, अगला हेडिंग डालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज और रिफ्लेक्शन, इमेज का नाम और रिफ्लेक्शन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज और रिफ्लेक्शन। तो ये हेडिंग है, तो अब उसके नीचे लिखते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट x1 y1 in the line ax plus by plus c equal to 0 ये ऐसा कुछ बात हो रहा है। ये पॉइंट है कुछ x1 y1, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स ये अल्फा बीटा आ गया, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, तो मैं पहले डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। x1 y1 क्या लिखा है अभी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, सॉरी कुछ तो अच्छा लिखवाया था ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट x1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट x1 y1 इन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विल फॉलो दिस रिलेशन। कौन सा है रिलेशन, बता रहा हूं। अल्फा माइनस x1 बाय x का कोफिशिएंट a इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस
बी बाय वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये 2 नहीं है, वो अल्फा है यहाँ 2 जैसा। प्रूफ देखने का मन है? करेंगे कैसे? पैरामेट्रिक फॉर्म से आसान पड़ेगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये लेट्स ये P है, लेट्स ये पॉइंट है Q। ओके, मतलब ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही है। अगर फॉर्मूला भूल गए तो अब जो दूसरा तरीका है वो भी आसानी है। आपको जस्ट पॉइंट Q आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास 2 वेज है, आपको ये लाइन गिवन है। 2 वेज नहीं, बेसिकली वो एक ही वे है, बस आप लाइन की इक्वेशन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपके पास गिवन लाइन है। तो ये जो लाइन होगी पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो आप पी क्यू का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज आपको स्लोप पता है ना। तो पी क्यू का अगर आपको इक्वेशन मिल गया तो पी क्यू एंड गिवन लाइन का इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, तो इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं। लिखो, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, find the intersection point of line PQ। अब ये PQ में जो डायग्राम बनाया है उसी को रेफरेंस लेके बोल रहा हूं, तो तुम भी ऐसे ही डायग्राम बना लेना। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन PQ एंड गिवन लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। लाइन PQ एंड गिवन लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब लाइन PQ लिख दिया तो ये समझ में आ जाएगा ना, लाइन PQ के लिए स्लोप परपेंडिकुलर के लिए कैसे निकालेंगे। मतलब अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप m2 अगर मैंने लिया तो क्या कंडीशन आएगी? करेक्ट, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो फिर ये PQ का इक्वेशन तो लिख ही देंगे। उसके ऊपर पॉइंट भी पता ही है, PQ के ऊपर पॉइंट कौन सा है? x1, y1। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर वैसा करेंगे तो पूरा नंबर आ ही जाएगा। बट फॉर्मूला निकालने के लिए और तरीका भी है। पैरामेट्रिक फॉर्म देखो, अभी ये PQ का लाइन, PQ जो लाइन है, आप उसका इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप पॉइंट और स्लोप फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर रहा हूं। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं? R सेलेक्ट करते हैं ना। तो लेट इक्वेशन, पहले ये स्लोप तो खैर जरूरत पड़ेगा ही। तो m1 m2 इज -1। सो व्हाट इज दी m2? -1 बाय m1। और m1 कितना है बताओ? हाँ, तो ये b बाय बचा क्या? तो m2 के लिए दैट tan थीटा इज b बाय ना। ये सेम टाइप के डेरिवेशन हमने किए थे डिस्टेंसेस के लिए। तो मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको दिख जाएगा कि भी अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं। इसके बाद तुम सॉल्व करोगे कि लेट्स PQ का इक्वेशन x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, करेक्ट, और y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। Then for that point alpha comma beta, this point should satisfy this given line ना, x plus by plus c। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में a इंटू x1 प्लस r cos थीटा प्लस b इंटू y1 प्लस r साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0 आया।
कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये ऐसा आ रहा है क्या, ax1 प्लस by1 प्लस सी प्लस a cos थीटा इंटू आर, ये वाला पार्ट, और इधर वाला b sin थीटा इंटू आर इक्वल टू 0। यहां से हम r का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी। अच्छा r रह गया एक, ऐसे होगा। इस पूरे पार्ट को मैंने एक साथ उधर भेज दिया, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी। अब ये इसको इधर भेज रहा हूं तो r इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b sin थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये तो r का वैल्यू आया अपने पास, लेकिन मुझे निकालना क्या है, अल्फा बीटा ना। तो फॉर x इज इक्वल टू अल्फा r का वैल्यू ऐसा आने वाला है, राइट। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, x1। तब मैं उसको और अच्छे से लिख रहा हूं वहां से, अल्फा, हाँ यार ठीक है चलो, अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। सो अल्फा माइनस x1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट। और ये माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये निकाला था हमने। बताओ, लास्ट क्लास में या उससे पहले की क्लास में ये आइडेंटिफाई किया था। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ना, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है, tan थीटा का वैल्यू कितना है, b बाय a। अगर tan थीटा का वैल्यू b बाय है तो cos थीटा नहीं बता सकते। मैं इसको b लिया, इसको a लिया, तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला चीज कितना आता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए किया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। वो कितना आएगा, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिवाइड में बन गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो ऊपर वाला जो एक a बच रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। और अच्छे से दिखाता हूं ऊपर करके इसको, कुछ ये जो a दिख रहा है, ये उस a को मैंने ऐसे इधर भेज दिया डिवाइड में। तो अल्फा माइनस x1 बाय ए इक्वल टू में कितना बचेगा, माइनस x1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय, नहीं रूट ऑफ तो कट गया ना, बस हो गया। सिमिलरली y के लिए भी कर सकते हैं, सेम आ जाएगा। ओके ठीक है, लिखने का मन है लिख लो। किधर से लिखने का था, ये फॉर्मूला नोट कर लिया सबने, डायग्राम भी बना लिया हमने, वो स्टेटमेंट में PQ लिखा था ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला चीज, ठीक है नोट करो। आदित्य मार्क्स कितने कम क्यों आए हैं? आदित्य मार्क्स कम क्यों आए इतने, क्यों नहीं करी फिर, हाँ करनी नहीं है, करनी है कब, इस बार आएंगे, इस बार भी है क्या मैथ्स का कोई पेपर, ओह कमिंग संडे। अच्छा पर मैं नहीं बना रहा ये वाला, किशन सर बनाएंगे सर। हाँ सर ज्यादा हार्ड बनाते ना, मर सर बनाएंगे। नोट कर लिया, पूरा जितना पढ़ाया उतना,
ये आज का लेक्चर में हम क्या करना है? ठीक है ना, चलेगा ना? मतलब वो और ज़्यादा अच्छा है। चलो अगला चीज, बंद कर। मैथ सॉल्व करके बचा नहीं है क्या? मैथ्स आना भी चाहिए, तो 2 साल तक वही सपने में भी आएंगे। रात के सपने में आता, अच्छा साइन थीटा उधर से उठ के नीचे जा रहा है। ऐसा हुआ तुम लोग के साथ? इधर से कॉस जा रहा है, उधर से साइन आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ? लॉग में हुआ था। हाँ ऐसा होता है, और रात को सपनों में भी मैथ्स ही चलता है। नहीं हाँ होता है ना। हाँ अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप मैथ्स कम पढ़ रहे हो। नहीं होता है ना, हाँ, तो आप मैथ्स कम पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा पढ़ाई करो। ट्रिग्नोमेट्री में हुआ था। हाँ इतना पढ़ना पड़ेगा मैथ्स को कि सपनों तक आ जाए वो। अगला चीज, इफ अल्फा गामा बीटा, if alpha gamma beta, if alpha gamma beta is the coordinates of image of x1 comma y1 in the line ax plus by plus c equal to 0, if alpha comma beta is the image of x1 comma y1 in the line ax plus by plus c equal to 0, then सिमिलर टाइप का रिलेशन आता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, ये जो हमने आर वाला कैलकुलेट किया, तो यहां पे इमेज क्या होता है? अगर जैसे मान लो कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो ये फुट ऑफ, सॉरी ये पॉइंट x1 कोमा y1 है। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे इमेज आएगा ना। हाँ मान लो ये पॉइंट था P और ये आ गया P डैश, तो ये सेम डिस्टेंस पे, तो जितना डिस्टेंस ये था उससे डबल होगा। तो हमने जो पैरामेट्रिक फॉर्म का R कंसीडर किया था, इसके लिए अगर कुछ x आएगा तो इधर के लिए 2x आ जाएगा ना, और डायरेक्शन भी सेम है टूवर्ड द लाइन, तो साइन भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये जो नंबर आया था बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला में भी बस यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज में रिलेशन, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए P से यहां तक जाना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट अगर होगा तो ये कौन होगा? रिफ्लेक्शन बोलूं या इमेज बोलूं मैं, राइट? तो इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है? अगर P और P डैश आर एक दूसरे के इमेज है, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी मिड पॉइंट ना। तो P प्लस P डैश का मिड पॉइंट मान लो ये हमने इसको Q लिया था, तो Q आएगा। तब इनके फॉर्मूलाज में भी रिलेशन वही डबल वाला ही एक चीज रहेगा। P से अगर ये पूरा R डिस्टेंस पे है तो ये पूरा 2R डिस्टेंस पे होगा, ऐसे तो है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो इमेज, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में यहाँ पे -1 इंटू द कंप्लीट स्ट्रक्चर था, अभी वो -2 आ जाएगा। अदरवाइज वो तरीका तो है, इंटरसेक्शन निकाला, Q आया और फिर वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया,
ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ, बट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। हो गया नोट। अब इसके लिए प्रूफ नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो सेम ही है। ये वाला ना, हाँ हाँ नोट कर लो। चलो तो कुछ क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इमेज ऑफ 2,3 इन y इज इक्वल टू x, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन y इज इक्वल टू -x। तीसरा, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। थ्री एक्स प्लस 4y, इन तीनों लाइंस में इमेज फाइंड करो। y इक्वल टू एक्स में इमेज पकाएगा, 3,2 हो गया वो। पहले वाले का 3,2, दूसरे वाले का, अबे फॉर्मूला में रूट ही नहीं है, कहीं पे रूट आया कैसे? दूसरे वाले का -3, -3,2। Image. So the formula is alpha minus x1 by a. बोलो, is equal to -2 times image है ना, करेक्ट, a x1 प्लस, सो क्या आइडेंटिफाई, क्या फाइंड करना है? अल्फा बीटा x1 y1 या कुछ और ए बी सी? अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। सो x1 y1 पता है क्या? x1 y1 कौन है? 2,3। और क्या पता होना चाहिए? ए बी सी। तो लाइन पता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके इक्वलेंट कौन लिखा है पहली लाइन में? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0 हुआ क्या? ठीक है ना? तो a का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू कितना है? -1। कंपेयर करेंगे ना इसको और इसको, और c का वैल्यू कितना है? 0। तो यहां पे पुट कर दो। तो पहला क्वेश्चन के लिए अल्फा -2 बाय 1 इज इक्वल टू बीटा, y1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1, मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है 2,3, मतलब यहां पे। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। वही डिस्टेंस के फॉर्मूला में जैसा सब्स्टिट्यूट करते हैं वही काम कर रहे हैं। 2 - 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा -2 इज इक्वल टू बीटा -3 बाय -1। ये 1 स्क्वायर 2 हो गया, कट गया, तो 1 बचा ना, 2 - 3 इज -1, करेक्ट। तो यहां से कुछ मिला क्या? दो चीजें मिली आपको, एक अल्फा के लिए एक इक्वेशन और दूसरी बीटा के लिए। तो ये अल्फा -2 इज इक्वल टू 1 एंड ये बीटा -3 बाय -1 इक्वल टू भी 1। तो ये बीटा -3 इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2, और ये अल्फा का वैल्यू 3। 3,2 इज द आंसर।
किसका किसका आया था 3,2? ओके, तो कुछ खास चीज आई क्या? 2,3 था पॉइंट और इधर आया 3,2, कुछ खास रिलेशन आया? क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ ना x और y। तो ये y इक्वल टू x लाइन रहेगा तो हमेशा ऐसा इंटरचेंज ही होगा, ऑलवेज। हाँ, ओरिजिन में भी तो इंटरचेंज तो हो ही गया, 0,0 तो 0,0 रहा। हाँ, तो ये भी नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, पर उसके साथ में ये भी y इक्वल टू -x है, तो उसके लिए पॉइंट क्या आ रहा है? इंटरचेंज भी हो रहा है और साइन भी चेंज हो रहा है। तो दूसरे वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो -3, -2 आएगा। हाँ, तो ये हम लोग नोट करके भी लिख लेंगे। लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, Q, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, Q, पॉइंट है तो ब्रैकेट में डालेंगे ना। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, Q इन द लाइन y is equal to x will be, in the line y is equal to x will be Q, P, and in the line y is equal to -x will be, and in the line y is equal to -x will be, and in the line y is equal to -x will be -q, -p। थर्ड वाले का आंसर आया? क्या आया? किसका किसका आ गया थर्ड वाले का? 1 2 3 4 5। ओके, हाथ नीचे कर लो, और 1 मिनट दिया, और 2 4 लोग निकालो आंसर। क्या आया थर्ड वाले का तुम्हारा? 24/25, 74/25। ओके, कॉमा दूसरा, तो गलत क्यों हो सकता है? वो सिंपल सा तो है। हमें पता नहीं 74 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। क्या कितना आ रहा है? थर्ड वन -14/5, -17/5। ओके, -13/5, -17/5। ठीक, लेट मी सॉल्व। तो थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे? ये x1, y1 वो सब सेम ही रहेगा, बस लाइन कौन सी आ गई है? 3x + 4y + 2 = 0। तो जो फॉर्मूला आएगा उसमें अल्फा -x1 is 2, बट a इधर वाला x का कोफिशिएंट तो 3 हो गया। फिर बीटा -y कितना था? 3 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना है? 4 इक्वल टू में -2 टाइम्स ऑफ, वही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पॉइंट वहां पे ना लाइन में, 3 इंटू, तो डायरेक्ट लिखूं 6 + 12 + 2 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, 3² + 4², तो 25 हो गया। 25 से कितना होगा? कितना बचेगा? माइनस, तो अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू मिल जाएगी तुमको। तो अल्फा -2/3 इज इक्वल टू बीटा -3/4, तो कितना आया? अल्फा इक्वल टू, करेक्ट, -14/5 एंड बीटा इज इक्वल टू -17/5। नोट कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन मौका मिलेगा। अबे और टूट गया। अरे ये
मैंने कागज लगाया था ना, इसमें कौन निकाल देता है बार बार। नहीं यही पेन था, इधर एक ही पेन है। पता नहीं कौन है। यहाँ के टीचरों को लगता है पता नहीं जमता नहीं कागज, निकालते क्यों है यार। अच्छे से लगा के रखा था। कुछ खराब नहीं हुआ। अरे ये निकलेगा नहीं ना, वो देख रहा हूँ मैं। चलो लिखो, ये हटाओ। Consider a line. Consider a line 3x plus 4y, 3x plus 4y, ठीक है, plus 2 equal to 0 and a point P 1, 1 and point Q. Point P is 1, 1 and point Q minus 1, 2. Then find point A. Then find point A on the line 3x plus 4y plus 2 equal to 0. Then find point A on the line 3x plus 4y plus z plus 2 equal to 0 such that दो क्वेश्चंस हैं। पी ए माइनस पी बी का मॉड इज मैक्सिमम, सॉरी पी ए प्लस क्यू ए, पी ए माइनस क्यू ए, पी ए माइनस क्यू ए इज मैक्सिमम। दूसरा पी ए प्लस क्यू ए इज मिनिमम। पहला वाला तो ओके ही है, सेकंड वाले में और मजेदार है। एडिशन है ना, काय का मोड का जरूरत है क्या, डिस्टेंस का एडिशन है। चलो मैं ट्राई करूँ क्या, नहीं आ रहा तो मैक्सिमम पूछा है। ओके, अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर द फर्स्ट वन। You know the triangle inequality? The sum of two sides is always greater than third and the difference is always less than third. Yes, an equality only holds if all points are collinear.
कितना दिया था क्यों? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ए कोई भी पॉइंट है इधर ए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ पी ए एंड पी क्यू शुड बी मैक्सिमम, यही पूछा है? अरे यार, पी ए एंड क्यू ए, करेक्ट। सो अब अगर मैंने यहाँ पे पी क्यू को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, द ट्राइंगल ए पी क्यू। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड ना। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है आपके पास कि ये पी ए माइनस क्यू ए विल बी ऑलवेज लेस देन पी क्यू। हाँ, अरे यार, और ये इक्वल टू हो सकता है, बट ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? नहीं, इक्वलिटल पे तो जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, कोलिनियर होने के लिए अगर ये ऐसा आ गया, यहां पे P आया, ये Q आया और ये पॉइंट आया A, तब तुमको दिखाई दे रहा है क्या यहां पे QA माइनस PA विल बी PQ। जब ये तीनों एक साथ ऐसे आएंगे तभी होगा ना। समझ में आ रहा है? नहीं, ये बचपन में कभी 6th-7th में पढ़ा होगा, PQA। ओके, सो AP प्लस PB कैन बी रिटन एज AQ, करेक्ट? सही है? सो PQ विल बी AQ माइनस AP। हाँ, अब अगर मैंने यहां पे ले लिया, लेट्स कोई पॉइंट लिया P डैश, ओके, तब भी क्या ये चीज सेम रहेगी? नहीं। क्यों सेम रहेगी बेटा? तुमको दिख नहीं रहा ये लेंथ अभी थोड़ी सी बढ़ गई ना यार ऊपर, ये चलो मैं यहां पे लेके आ गया, ओके, P डैश, ये P डैश दिखाई दे रहा है, ओके। तो लेट्स सो P डैश वाला जो पार्ट है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तो AP से ज्यादा आएगा ना, तो मैंने P की जगह पे P डैश यूज किया, तो AP डैश प्लस P डैश Q, ये AP से ग्रेटर हो गया AP डैश और PQ से ग्रेटर हो गया P डैश Q। सो इन दोनों का सम भी ग्रेटर होगा ना AQ से। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अगर मैं अब उसको किसी एक चीज को उधर भेज दूं तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा, AP डैश से स्मॉलर होगा AQ माइनस P डैश Q, इसको इधर भेजा ना, सो ये डिफरेंस इस थर्ड साइड से स्मॉलर है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, द वन साइड इज AP डैश P डैश Q अदर और AQ, तो ये दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस आया। अरे ये तीनों साइड से है ना, हाँ, तो स्मॉलर नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम मतलब ठीक है भाई, इक्वल आ जाए वो भी चलेगा। तो इक्वल कब आ सकता है? जब ये P इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, करेक्ट ना? तो इन दोनों के बीच में आने का मतलब क्या? कोलिनियर रहेंगे ना, ऑल A P एंड Q शुड बी कोलिनियर, करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस कैलकुलेट करें कुछ। तो अब यहां पे ये नोट करके लिखना पड़ेगा, PA माइनस QA विल बी लेस देन और इक्वल टू PQ फॉर ऑल A, एंड फॉर इक्वालिटी P, Q and A should be collinear. PA minus QA
the whole magnitude ऐसा PA minus QA the whole mod will be less than or equal to PQ for all A, for all A ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ब्रैकेट में लिख लेना यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब वो इक्वल के साइन की बातें हो रही है, एंड इक्वालिटी विल होल्ड ओनली फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, and equality will only hold for collinear points. तो आप कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट मीन्स Q, P एंड A शुड बी इन अ लाइन। तो अगर मैंने ये PQ को आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो मुझे ये वाला A नहीं चाहिए, मुझे ये वाला A रिक्वायर्ड है, ये A जो आएगा मुझे ये रिक्वायर्ड है। ये समझ में आता है क्या? निकाल सकते हो, निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? मैं कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में ना, तो P और Q तो दो फिक्स पॉइंट है ना, उनसे एक ही लाइन बनी, तो ये Q और P है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे इंक्रीज कर दिया ऐसे, तो कहीं पे तो मिलेगी ना, वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा क्या A? हाँ वही निकालना है, निकालो। और फिर हो जाए तो दूसरा थोड़ा अच्छा है। दूसरा भी आ गया, पहला आ गया। हाँ पहले का दो लाइन का इंटरसेक्शन निकाला ना। ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल्स में भी होंगे, मॉड्यूल में, बस तुम लोगों ने किए नहीं है। ठीक है, दूसरा करो। दूसरा इमेज से सोचोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ वही वाला है। अच्छा दूसरा फेमस है तो पता है। हाँ? आया फर्स्ट का आंसर क्या आया तुम्हारा? फर्स्ट वाले का आंसर -8,11/2। ओके कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना पहले वाले का? ओके तब मैं सॉल्व भी करता हूं उसको। द फर्स्ट वन, we just need to write the equation of PQ. So equation of PQ will be, कौन से फॉर्म में लिखेंगे गोस्वामी बताओ, बताओ क्या आईपैड बोलना पड़ेगा? तो तुम बता दो फिर, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करना बेटा। 2 पॉइंट फॉर्म P और Q दे रखे, सो 2 पॉइंट फॉर्म आता है ना सबको, बस y - 1 इज इक्वल टू (2 - 1 by -1 - 1 x - 1). So y - 1 is 1 by -2 x - 1 minus 2y plus 2 is equal to
तो लाइन का इक्वेशन हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3। ये सबको मैंने उधर भेज दिया, करेक्ट। तो एक इक्वेशन ये है, और गिवन लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो निकाल ही सकते हैं। इन दोनों का ये वाली लाइन निकाल ली ना हमने, तो इन दोनों का ये इक्वेशन 1 लिए मैंने और इसका इक्वेशन 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ए। समझ में आया? ओके, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, x इज इक्वल टू, ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे ना, तो कितना -8 आ रहा है, सही कर रहा हूं ना मैं, एंड y का वैल्यू ओके हो गया। तो लिख लो। अब अगला वाला जो चीज है वो अच्छा है, वो इमेज का एप्लीकेशन है। इसमें तो क्या था, सिर्फ लाइन का इक्वेशन लिखना था। हाँ बस ये समझ, ये भी अच्छी चीज थी कि दैट मिनिमम, सॉरी, दैट पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन पी क्यू। ये कॉन्सेप्ट एक था यहाँ पे। दूसरे का आंसर आया क्या हुआ, टी ए प्लस क्यू है इस मिनिमम। चलो लिख लो, फिर बताता हूं दूसरा। अब ये मिनिमम चाहिए। अब अगेन आपको 2 डिफरेंट पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो फिर से ट्राइंगल इनइक्वालिटी के पास ही जाएंगे, बट अब एडिशन में जाना है। अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया ऐसे, तो ये पता है तुमको, पी ए प्लस क्यू ए, 2 साइड्स है पी ए एंड क्यू ए, so the sum of 2 sides will be always less than or equal to third side PQ, correct। एंड ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये कोलिनियर होंगे। बट कोलिनियर के लिए अगर इधर चले गए तब तो डिस्टेंस बढ़ गया ना। हाँ, तो इसके बीच में ए होगा तब ना। तो अब उसके लिए थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं देखूं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम मुझे मिनिमम चाहिए। तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा आ रहा है P, A और Q, करेक्ट, तो ये P और Q के बीच में अगर A आ गया, देन PA प्लस PQ। और अगर मान लो A ऐसा कहीं पे ऊपर आया, A डैश, तो PA डैश प्लस QA डैश, कौन मिनिमम आएगा, PA प्लस QA या PA डैश प्लस QA डैश? स्मॉलर कौन होगा? हाँ, अच्छा, यहां पे अगर आ जाता A डबल डैश, तब PA डबल डैश QA डबल डैश या PA प्लस PQ, सॉरी PA प्लस AQ। अभी कौन मिनिमम होगा, A वाला या A डबल डैश वाला? A वाला ना भाई। ये PA प्लस QA इतना होगा टोटल, ये अकेला PA डबल डैश ही इतना हो जाएगा, उसमें और ऐड करेंगे तो और वैल्यू इंक्रीज हो गई ना। हाँ, तो उसके बीच में अगर लाई करेगा A, दैट इज A लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q, देन द सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस विल बी मिनिमम। बट अब यहां पे तो दोनों पॉइंट्स बाहर है, बीच में तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं किसी भी एक पॉइंट के लिए, जैसे ये P है, तो ऐसा कुछ मैंने इमेज निकाल दिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आती है ना इमेज में। अच्छा, ये एंगल कितना है, 90। ये वाला चीज तो दोनों नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल में सेम ही है,
तो मुझे ये पी ए चाहिए थी। अब अगर मैंने यहां पे ये पी डैश निकाला तो पी ए इक्वल टू पी डैश ए आएगा क्या, बताओ। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से आएगा ना। देन पी ए प्लस ए क्यू कैन बी रिटन एज पी डैश ए प्लस ए क्यू, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू पी डैश ए। तब उनके बीच में ए आ रहा है ना इधर। हाँ, अब अगर मैंने ऊपर ऐसा बना दिया ए तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें। मिनिमम होने के लिए ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। अभी जो डायग्राम हटाया मैंने यहां से, उनमें समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो पी डैश ए एंड क्यू शुड बी कोलिनियर। अब यहां से ए फाइंड करना है, तो पी डैश ए एंड क्यू शुड बी इन अ लाइन। कैसे निकालेंगे? करेक्ट, इमेज के फॉर्मूला से पी डैश निकालेंगे, देन पी डैश और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, देन गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्शन। निकालो। आया आंसर? गलत क्यों आया? ऐसा क्यों लग रहा है गलत आया? मैंने मन से नंबर दिए हैं। हाँ, तो कुछ भी अजीब आएगा। हाँ ठीक है ना, वो अजीब है तो रहने दो। और किसी का आया क्या? चलो, किसका किसका आ गया? प्रोसेस समझ में आया ना सबको? हाँ, वर्ड्स में लिख लो चाहो तो पहले उसको। चलो वर्ड्स, गर्ल्स, आंसर आ गया तुम लोग का? बातें कर रहे हो। मैथ्स का नहीं आता बातें करके आंसर। क्या आ रहा है? लाइन क्या है? 74/95। बाप रे, तुम्हारा क्या है? कुछ और है? माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? अच्छा, पी डैश आया ऐसा उल्टा सीधा। तो पी डैश इज -19/5, -27/। तुम्हारा तो वो भी अलग है। लिखो वर्ड्स, प्रोसेस लिखो वर्ड्स में, वर्ड्स में लिख लो। टू फाइंड द ए सच दैट पी ए टू फाइंड द ए सच दैट पी ए प्लस ए क्यू इज मिनिमम, such that PA plus AQ is minimum, find the image of any one point in the given line, find the image of एनी वन पॉइंट इन द क्यू का भी ले सकते थे इमेज, फिर वो पी क्यू डैश कर देते। टू फाइंड द ए सच दैट पी ए प्लस ए क्यू इज मिनिमम, फाइंड द इमेज ऑफ एनी वन पॉइंट इन द गिवन लाइन, and then write the equation of line joining, अभी नोटेशन में लिख दूं, लाइन ज्वाइनिंग पी डैश एंड
लाइन ज्वाइनिंग P डैश एंड Q, एक्स कोऑर्डिनेट 196 line joining P dash and Q, then find the intersection of line P dash Q and given line. ये given line का मतलब समझ में आता है? Find the intersection point of line, then find the intersection point of line P dash Q and given line. What is the meaning of given line? हाँ, ax plus by plus c. यही काम किया इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने, तो क्या आंसर आया तुम्हारा? इसको अलग आया तुम्हारा, 196/100 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और अलग आ रहा है। इधर से किसी का आया ये इमेज और ए के कोऑर्डिनेट। लेट मी सॉल्व। ये क्या हुआ? वन कोमा वन क्या था बेटा, डेटा क्या था? 1,1 और 1,1 माइनस 1,2 ओके। ए बातचीत बंद करो, चलो P डैश फाइंड कर रहे हैं हम लोग अभी। सो लेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश आर अल्फा कॉमा बीटा ना, निकाल सकते हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा लिखते हैं, तो अल्फा माइनस 1/3 बीटा माइनस 1/4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 3 + 4 + 2/5, 4 + 2 6 + 3 9, 9 2 18 -18/5, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना था उधर? 18 3 जा 54/5 और बीटा -1 इक्वल टू -72/5। ओ भाई, तो अल्फा का वैल्यू कहाँ पे बेटा? अच्छा यहाँ पे ना, हाँ हाँ, अब ठीक है। तो 54 + -54 + 25 -29/25 एंड बीटा इज कितना बचेगा बताओ? 47 माइनस का ना, करेक्ट। देन इक्वेशन ऑफ P डैश Q, y -2 इज इक्वल टू 2 + 47/25 डिवाइडेड बाय -1 + 29/25 इंटू x + 1। तो y -2 इक्वल टू 97 डिवाइडेड बाय -4 नहीं प्लस का 4 इंटू x + 1। तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है। लाइन यही आई ना, द स्लोप ऑफ लाइन इज 97/4 ना, तो फिर जो आंसर आएगा
करेक्ट ही आएगा, मैं नहीं निकल रहा। आ जाने दो अभी, चलो अगला हेडिंग डालो। अरे वैसे ही 9 बजे क्लास स्टार्ट हुआ, लिखो। ऐसे ही बैठना है 10:30 तक, और मे बी 10:35। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। Point of concurrency of 3 lines. A1x plus B1y plus C1 equal to 0. A1x plus B1y plus C1 equal to 0. दूसरा लाइन लिखो, A2x plus B2y plus C2 equal to 0. तीसरा थर्ड लाइन, A3x plus B3x plus C3 equal to 0. हाँ, A3x plus B3y plus C3 equal to 0. So if all these 3 lines are concurrent, means yes, all 3 lines are meeting at point. So उनका कोई एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है. So the general way is first 2 का आप इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो एंड देन सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन, राइट. या फिर डायरेक्टली वही सब चीज करके एक फॉर्मूला बनाया गया है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट. A1 A2 A1 B1 C1 लिया था ना, तो फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड दैट वैल्यू शुड बी 0. वो वेक्टर से आता है ये वाला चीज, ठीक है, एरिया. पर अभी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बारे में और ज्यादा बातें अभी नहीं कर रहा हूं. ओके, तीन लाइन है बेटा. हाँ हाँ, ये 2 लाइन है, तो अब तीसरी लाइन तो कहीं से भी जा सकती है ना. क्या नेसेसरी है क्या कि कोई भी थर्ड लाइन सिर्फ यहां से पास हो? हाँ तो हाँ हाँ वही करना है, वही करोगे तो ये आ जाएगा. तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ. अब वो बहुत छोटा सा चीज है, वो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि प्रोसेस क्या होने वाली है, तो मैं वो प्रूफ करके बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूँ. आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड लाइन अगर यहां से पास हो रही है, लेट्स दिस वन इज द लाइन L1, लाइन L2, देन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू L1 L2. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना. उसको थर्ड लाइन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर वो पॉइंट उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है देन कॉमन इंटरसेक्शन हुआ, अदर नहीं हुआ. बट क्वेश्चन तो आपको उल्टे भी आता है ना, अननोन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में कुछ आएगा और वो बोलेंगे कि इनका कोई एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है या तीनों कॉन्करेंट है. तब आप चीजें आइडेंटिफाई करो, तब भी ये प्रोसेस सेम अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट उसी को इजी बनाने के लिए फॉर्मूला बना रखा है. हाँ हाँ, वही 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 तो बोल रहा हूँ ना बेटा, वही है. 3 साइमल्टेनियसली ही तो कर रहे हैं. बट उसको वो भी नहीं करना है तो सिर्फ इतना सा सॉल्व करो, बिकॉज अननोन के टर्म्स में 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा. नंबर्स रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नंबर्स रहा तो ये कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना. हाँ तो A B C अल्फा बीटा गामा ऐसी चीजें ही रहेगी.
और सिर्फ ए बी सी भी नहीं रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे लाइन्स रहेंगी। अब वहां पे साइमल्टेनियस सॉल्व करना और दिक्कत वाला काम है। तो डिटरमिनेंट से वो चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व होती है, बट वो जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अगला चीज इसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्या बेटा, इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें? ये जो ये डिटरमिनेंट सिखाया तो था, नहीं सिखाया? एरिया के टाइम पे ओपन करना नहीं सिखाया? दो के लिए हाँ, मैं 3 का भी सिखाया था एरिया। रुक नहीं सिखाया। देखा था नहीं, ट्रायंगल के लिए। जो वो एरिया में सिखाया। हमें कितना पढ़ लिया? हाँ, मैंने एरिया के टाइम पे सिखाया है। क्या फिजिक्स वालों ने बेचारों ने 1 महीना वेक्टर के नाम पे सिखाया है। स्केलर वेक्टर कितने दिन पढ़ाया? 1 महीना पढ़ाया ना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आया ना। हाँ, तो उसमें हर बार यही ओपन कर रहे थे तुम लोग। हमें उसमें कहा 2 था, आई जे के 3 होते हैं। नहीं, ये A1, A2, A3 ऐसे 3 है ना। उधर बस I1 एंड I2 थे। IJK। IJK होता है। अरे बट IJK के सर, दो लेकिन पार्ट सर होते हैं। फिर IJ के IJK मतलब के 3 एक का पार्ट ही होगा ना। IJ के मतलब वेक्टर 1, हाँ। I2 J2 K2 वेक्टर 2, यहाँ पे 3 चीज है। नहीं 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 नहीं, वो जो स्ट्रक्चर बनाया था तुमने उसमें आई जे के, फिर वहां पे नीचे में 2 रो में नंबर्स लिखे थे ना कुछ, तो ओपन करने का तरीका तो वही था। लिख देता हूँ यार, इतना बहस मत करो। चलो, A1 इंटू B2C3 मैं ए ये भी लिख लेते हैं। वैसे पढ़ाया था यार ये मैंने एरिया के टाइम पे। A1 इंटू इसकी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस B1 उसकी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 इंटू, हाँ अब याद आ गया ना, प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2। डिटरमिनेंट है यार, वो हमेशा वैसा ही ओपन होगा। फिजिक्स में आया तब भी, एरिया में आया तब भी, कॉन्करेंट लाइन के लिए आया तब भी, डिटरमिनेंट ही है। वो थोड़ी ना बदल जाएगा। हम मैथ्स है, ये बदलता नहीं है ना। हमने पहले भी बात करी थी, धरती पे रहो कि चांद पे जाओ, 1 + 1 2 ही होता है। सर लेकिन 2 + 2 is not equal to 2 + 2। 2 + 2 is not equal to 2 + 2। 2 + 2 is equal to 2 + 2। एक मिनट, okay, position of a point with respect to a line। Position of a point with respect to a line। अब यहाँ पे पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन में हमारे लिए जो कैलकुलेशंस है वो इसलिए कि 2 पॉइंट्स किसी लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। जैसे कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब ऐसे मोर एक्यूरेट तरीके से लाइन का अपर और लोअर साइड कुछ भी नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी बुक्स में, इवन अपने मॉड्यूल में भी चीजें रहेगी, अपर साइड और लोअर साइड वो लोग बोल देंगे। अपर साइड मतलब दिख रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जो जा रहा है, तो ठीक है उसको अपर साइड बोल दिया। बट जो बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स है उनमें ये सब भी अवॉइड किया गया है।
एग्जाम में तो मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कि अपर और लोअर उन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज किया हो। देखिए वो राइट लेफ्ट अप डाउन ये तो रेफरेंस वाली पॉइंट्स है ना, तो ठीक है हम लोग जनरल दुनिया में तो बोलते हैं कि ग्राउंड अपना अर्थ है, इधर लाइन के लिए कुछ ऐसा है नहीं। एक्सिस भी हम उल्टे भी बना सकते हैं, एक्सिस डिनोट करने का भी एक ही तरीका है, राइट हैंड सिस्टम रहे वो, एक्स एक्सिस को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाए तो वाई एक्सिस के पास जाए, बस वैसा ही सिस्टम, तो वो रेफरेंस सिस्टम है। तो राइट और डाउन मतलब राइट लेफ्ट अप डाउन ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव साइड बोल सकते हैं ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वाली भी सेंसलेस है यहाँ पे। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या, ये ऐसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट क्या चार्ज थोड़ी ना है, एक साइड में पॉजिटिव आया दूसरी साइड में नेगेटिव आ रहा है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई 1, 1 पॉइंट डाला, हाँ तो वो इक्वेशन में नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो नीचे होगा। नहीं, अब वो इक्वेशन, द वर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हो। अगर आपने कहीं पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और कहीं पे लिखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है कि अलग अलग है? 100% सेम है वो, बट डायरेक्टली दिख रहा है एक साइन का डिफरेंस है। कोई भी कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने पे एक के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो दूसरे के लिए नेगेटिव आएगी, तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग ऐसी चीजें दिमाग में नहीं रखेंगे जो चीज आपको ही कंफ्यूज कर दे। ठीक है, सो जो मेन तरीका क्या है या मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी पॉइंट है x1, y1, इधर एक पॉइंट आ गया, लेट्स यहाँ पे और एक पॉइंट आ गया x2, y2, इधर एक पॉइंट आ गया x3, y3। हाँ, अपर और लोअर वाले वर्ड यूज होते रहते हैं। तो अगर मैं पूछूं तो अपर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हाँ, इनको मैं नाम दे देता हूँ P1, P2 या 1, 2 और 3। ओके, थोड़ा आसान सा बोलने में रहेगा। तो 1 और 2 ऊपर हो गए, ठीक है, वो भी थोड़ा जबरदस्ती ही है, ठीक है, वो आप ऊपर बोलना नीचे बोलना, हाँ, बट है अपने मॉड्यूल में भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ना x1, y1 और x2, y2 का जो साइन आएगा उनका कंपैरिजन करते हैं और फिर x3, y3 का भी कंपेयर करते हैं। तो एक बढ़िया सी चीज मिलती है कि जो भी साइन इन दोनों का मिला वो सेम मिला। जैसे मान लो ये लाइन है मेरे पास कोई सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन आएगा एक नंबर। दूसरा x2 पुट करूंगा तो ax2 प्लस by2 प्लस c2 आएगा ना, जैसे वो डिस्टेंस के फॉर्मूला में करते हैं। तो ये और ये इन दोनों का साइन सेम मिला, आइदर दोनों पॉजिटिव आइदर दोनों नेगेटिव, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव। भाई बोथ पॉजिटिव देन मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव देन मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो अगर वो दोनों सेम साइड में है तो उन दोनों का सेम साइन मिला, और अगर अपोजिट में है तो ax1 प्लस by1 प्लस c, और ये जो था ax3 प्लस by3 प्लस c, इसमें से एक नंबर पॉजिटिव मिला तो दूसरा वाला नेगेटिव मिला। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, आज की क्लास में हमने वो इमेज वाला चीज पढ़ा, तो वो r वाला चीज है ना, ये यहां से इनके पास में जाएंगे तो एक के लिए अगर ये वाली डायरेक्शन है, लेट्स मैंने इसको बोला डाउनवर्ड, तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन आएगी ना, तो एक के लिए r नेगेटिव आएगा तो दूसरे के लिए पॉजिटिव। बट यहां पे दोनों के लिए सेम ही था ना, डाउनवर्ड है तो इसके लिए भी डाउनवर्ड, तो दोनों के लिए जो भी आएगा सेम आएगा। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ऊपर वालों के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉट नेसेसरी, बिकॉज वो तो आप लाइन को इंटरचेंज इधर उधर कर ही सकते हो। लाइन के तो इक्वेशन में अपोजिट साइड में 0 है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां से मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने के बाद उन दोनों का ही साइन सेम आएगा। उन दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? हाँ, लिखो वर्ड्स में पहले। टू पॉइंट्स
x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 ब्रैकेट में डाल दे रहा क्योंकि पॉइंट्स हैं. 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 will lie on the same side of a line ax plus by plus c equal to 0. Ax plus by plus c equal to 0 if ax1 plus by1 plus c and अब उसके इक्वल टू में जीरो नहीं है. वह नंबर पुट करने के बाद कुछ नंबर आएगा, जैसे वो डिस्टेंस के फॉर्मूला में करते हैं, ये इमेज वाले फॉर्मूला में करते हैं. 2 points x1 comma y1 x2 comma y1 lie on the same side of a line x plus by plus c equal to 0 if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will have same sign. सेम साइन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं. will have same sign. That is, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला चीज लिखा है वो लिख लो. पहला वाला है ना, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is greater than 0. वो लिखा है बोर्ड पे मैंने, the first one. उसका मतलब है कि कोई एक फैक्टर 0 हो रहा है. हाँ, तो लाइन पे लाई करेगा. दोनों नहीं, कोई एक भी करेगा तब भी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आई जाएगी. लिखो एक क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ स्मॉल ए. फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर एप्पल. रेंज ऑफ इफ a comma a square at the origin. हाँ हाँ, a comma a square is a point. If a comma a square and the origin lies on the opposite side of अपोजिट में, ठीक है यार, करेगा अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिन के लिए साइन चेक करेंगे. तो ओरिजिन के लिए साइन क्या आया, नेगेटिव. वैल्यू -3 आई ना, 0 0 पुट कर दिया एक्स वाई को, नेगेटिव आया. अब अपोजिट बोला है कि नेगेटिव, सेम साइड बोला है. हाँ, तो a कॉमा a स्क्वायर पुट करने पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव. भाई 0 0 पे नेगेटिव है तो a कॉमा a स्क्वायर पे पॉजिटिव, तो एक इनइक्वालिटी बनेगी. वे भी करो, मेथड पढ़ा है ना सबने, सॉल्व करो, आ जाएगा. बेटा अपोजिट बोला, -∞ to -3/2 union 1/2 to infinity. That ax1 plus by1 plus c is, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे. x1 का y1 कौन हुआ बेटा, ये पॉइंट 0 0. तो ये जो लाइन दी थी ना, उसमें पुट करो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0. हाँ, तो कितना बचेगा,
हाँ तो ये पूरा नंबर बन गया -3। और फिर दूसरा x2 कितना है a, y2 कितना है a², वो भी पुट करो। हाँ पर वो a के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी ना, वही तो निकालना है a। a में जो इनइक्वालिटी बनेगी उसी को तो सॉल्व करना है। हाँ देखो इसने किया। किसका किसका आंसर आ गया? ओके बाकी तो करने के मूड में ही नहीं है लोग। 0,0 और क्या पॉइंट दिया? a,a² 4x + 4y - 3। तो 0,0 पुट करें तो x की जगह पे 0 मतलब 4 × 0 + y की जगह पे भी 0 -3 दिस इंटू वो a वाला जो चीज है वो पुट करेंगे। तो 4a + 4a² - 3 एंड बोथ आर लाइज अपोजिट साइड, सो लेस देन 0 ना। तो बस अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आया -3, इधर में आ गया 4a² + 4a - 3 लेस देन 0। -3 को उधर भेज दे तो 4a + 4a - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है फैक्टराइज बताओ? 2a - 1 2a + 3 शुड बी ग्रेटर देन। हाँ तो इतना इनइक्वालिटी तो आता है ना, कभी पढ़ाया था अपन ने बड़े अच्छे से, राइट? हाँ तो यही आंसर है। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो, घर से करके लाना। फाइंड द रेंज ऑफ a such that a, a², find the range of a such that a, a² lies between the lines 4x + 4y - 3 = 0, 4x + 4y - 3 = 0 and x + y = 2।